अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं और निहाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कैंप जारी है और बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि मिस यू की रिप्लेसमेंट ढूंढ ली गई है। और जो दो नाम आ रहे हैं मिस यू के, मिसबा और यूनस की रिप्लेसमेंट के, वो एक तो हारिस सोहेल हैं और दूसरा उस्मान सलाहुद्दीन है। हारिस सोहेल तो डोमेस्टिक सर्किट में भी रहे, पाकिस्तान भी खेलते रहे, नेशनल भी खेलते रहे। अगर उस्मान सलाहुद्दीन की बात की जाए तो उनका बहुत नाम सुना, उनका कैरियर, अगर डोमेस्टिक कैरियर पे नज़र डाली जाए तो बहुत परफॉर्म किया उन्होंने। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में भी बड़े रन्स किए, नेगलेक्टेड रहे। अगर मैं निहाल आपसे उस्मान सलाहुद्दीन के बारे में बात करूं तो इतने बड़े दो नाम, मिसबा और यूनस, उनकी रिप्लेसमेंट में उनका नाम आगे आ रहा है, तो आप किस तरह उस्मान सलाहुद्दीन को देखते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग बैटिंग लाइनअप में उनका क्या किरदार हो? देखिए, उस्मान सलाउद्दीन बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट। 2011 में आई रिमेंबर इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जी अपना जी डेब्यू बिल्कुल। खेला था और वेस्ट इंडीज़ में ही खेला था। जी 2-3 मैचेस उन्होंने खेले थे और ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, 4 रन 6 रन इस तरह थे। लेकिन आई बिलीव कि बहुत टैलेंटेड थे और उनको मज़ीद मौक़े अगर हम फराहम करें तो मेरा ख्याल से कि वो अपना टैलेंट थोड़ा शो करें, क्योंकि एक बंदे पे फेज़ आता है आप नहीं परफॉर्म कर पाते। तो आई थिंक कि वो उनको अपना टैलेंट लाने के उनको मज़ीद मौक़े दरकार हैं। अच्छा निहाल, हारिस सोहेल की अगर बात की जाए, जो जो दूसरा नाम आ रहा है मिसबा और यूनस की रिप्लेसमेंट का, तो 2015 वर्ल्ड कप के बाद अगर हमने देखा, उनको बहुत नी सर्जरीज करवाई उन्होंने, एक कमबैक किया उन्होंने 1.5 साल के ऑलमोस्ट गैप से। तो उनका कमबैक वैसे नहीं रहा, एक दो दफ़ा पाकिस्तान में उनको चांस दिया गया, चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हुए थे दो के, उनको कोई मैच नहीं मिल सका। लेकिन हारिस सोहेल को टेस्ट मैचेस में एकदम जगह देना, और आप इसको कैसे देखते हैं कि ये मेरे ख्याल से तो एक बेहतर, लेकिन आपके व्यू से ये क्या अच्छी डिसीजन है? देखिए, बिल्कुल ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हम बात करते हैं यंगस्टर्स के ऊपर, और यंगस्टर्स हमने देखा रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। हमारा पीएसएल हमारे पास था, उसके बाद हमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दे हैव प्रूव्ड कि यंगस्टर्स में जितना टैलेंट है। तो आई थिंक कि हाँ, कुछ गलतियां हर इंसान से होती हैं, अगर पहले वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो वो टैलेंटेड हैं, और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आगे अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। यंगस्टर्स की आपने बात की, निहाल, अगर मैं उमर अकमल की बात करूं तो एक ऐसा टैलेंट जो पाकिस्तान में बहुत कम पाया गया। आपको नहीं लगता कि कहीं वक्त आ गया कि उनको समझा के, एक इंज़मामुल हक एक बाप का किरदार अदा करें और उनको समझा के टेस्ट में वापस लाया जाए, और उनसे टेस्ट परफॉर्मेंसेस पे उनको सेलेक्ट किया जाए, उनको टेस्ट मैचेस, क्योंकि टेस्ट मैचेस आपका टैलेंट डिटरमाइन करता है। टेस्ट मैचेस में आपको एक डिफरेंट बॉल गेम है। तो जिस तरह इन दोनों को चांस दिया जा रहा है, उमर अकमल को भी लिमिटेड ओवर्स की बजाय टेस्ट मैचेस में चांस दिया जाए। देखिए, उमर अकमल में एक टैलेंट तो ज़रूर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये टैलेंटेड नहीं है। मेरा ये मानना है कि वो टैलेंटेड ज़रूर हैं, लेकिन प्रेशर के वक्त आई थिंक कि वो थोड़ा घबरा जाते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनको मौके नहीं दिए गए तो ये बात गलत होगी, क्योंकि उनको चांस तो बहुत दिया गया है और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग हमें प्रोवाइड की है, लेकिन आई थिंक कि जितने उनको मौके दिए गए तो वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कुछ करते हैं। फिटनेस इश्यूज भी उनके कुछ रहे फिटनेस हैं। इश्यूज भी हैं, कुछ एक एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी होते हैं उनके, लाहौर में कुछ इश्यूज बन गए थे। अगर आप इंजमाम की जो आप बात करें, देखिए इंजमामुल हक का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बचपन से, और मेरी फैमिली मुझे लिटिल लिंजी भी कहती रही है मेरे पूरे बचपन में, कि मैं भी उनकी तरह थोड़ा गोल मोल था और अभी मैं थोड़ा हूँ उस फिज़ीक का। इंजमामुल हक ने बिल्कुल एक बाप का किरदार अदा करना है और मेरा ख्याल है वो करेंगे। उनकी इंटेंशंस को मैं कभी डाउट नहीं करूँगा, नोइंग हिम, इतना उनको जानने के बावजूद। तो आई थिंक कि इंजमाम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी उमर अकमल को आई थिंक चाहिए कि वो अपने ऊपर थोड़ी खुद एक फिटनेस के ऊपर थोड़ा काम करें। उनका टैलेंट सबको पता है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। हमारे पास बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स ने हमें कहा है कि उमर अकमल से टैलेंट हमने नहीं देखा। क्योंकि काउंटी वाले उनको बुला के खिलाते हैं अपनी अपनी उसमें, तो मतलब अगर इंग्लैंड जिनका कौमी खेल है वहाँ पे अगर बुला के खिलाए तो ऑब्वियसली उस बच्चे में कुछ है तो सही। देखिए, बिल्कुल टैलेंट है उमर अकमल के अंदर, नो डाउट, और उनको मौके भी बहुत दिए गए हैं, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से फिटनेस इशू आ जाते हैं और कुछ एक बंदे के ऊपर फेस भी आ जाता है। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम कि वो थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा मेहनत करें इफ़ ही वांट्स कि वो टीम में रहें, क्योंकि एक रिसेंटली एक जो बड़ी अच्छी चेंज आई है ना, वो मैंने यंगस्टर्स को ऊपर लाया गया है। और इस बात का क्रेडिट मैं बिल्कुल कोच को भी दूंगा, मैं कैप्टन को भी दूंगा, और सबसे ज़्यादा मैं इंजमामुल हक को दूंगा, क्योंकि वो जब से आए उन्होंने यंगस्टर्स को बड़ा उन्होंने आगे लाए हैं। तो देखिए, अगर अभी उमर अकमल ने अपनी ये फिटनेस और अपना टैलेंट साबित ना किया तो आई थिंक नीचे रिप्लेसमेंट्स हमारे पास बिल्कुल मौजूद हैं। निहाल, उस्मान सलाहुद्दीन पे मैं अगर वापस आऊँ तो उनके फादर एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर रहे, उन्होंने भी लाहौर की तरफ से डोमेस्टिक खेला 1973 से 89 तक।
तो एक राइट हैंडेड बैट्समैन खुद हैं उस्मान सलाउद्दीन, और अगर उनकी एवरेजेस पे नज़र डाली जाए तो बेहतरीन एवरेजेस हैं। 41 फर्स्ट क्लास में और लिमिटेड ओवर्स में 48 की एवरेज से वो जा रहे हैं। 2011 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने 927 रन बनाए उस सीज़न में। तो अभी यंगस्टर हैं, 25-26 की एज में हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ को आइडलाइज़ करते हैं एज अ बैट्समैन, वो आप किस तरह देख रहे हैं कि इतना बड़ा उनको प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान का फ्यूचर होंगे? क्या इतनी बड़ी रिप्लेसमेंट मिसबाह और यूनुस की ये वाकई में फिल कर सकेंगे उनके कदम? देखिए, मिसबाह और यूनुस की रिप्लेसमेंट तो फिल करना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए रिसेंटली लेजेंड्स, बिल्कुल हमारे वो लेजेंड्स हैं। हाँ, ज़रूर अगर लोग मेहनत करें तो वो उस मकाम तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं जिस मकाम पे वो दोनों भी थे, मिसबाह और यूनुस। तो बिल्कुल इनको मौके दिए जा रहे हैं, और आगे अगर इसी तरह अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम इनको एज रिप्लेसमेंट्स गिन तो सकते हैं, लेकिन उस रिप्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार है, क्योंकि आखिर यूनुस और मिसबाह काफ़ी बड़े नाम हैं। बिल्कुल। निहाल, अगर बॉलर्स पे आ जाए तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी से बॉलर्स का भी एक वो पूरा उन्होंने 5-6 बॉलर्स का स्क्वाड भी अनाउंस कर रहे हैं, जो बातें आ रही हैं कि अपकमिंग टेस्ट सीरीज़ में उनका नाम होगा। राहत अली, सुहेल खान, ये वो, क्योंकि बाकी तो आमिर और वहाब तो वही हैं जो पिछले टेस्ट मैच सीरीज़ खेलते आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी, इंग्लैंड में भी। ये राहत अली और सुहेल खान जो इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी इनको आपने वेस्ट इंडीज़ से ड्रॉप कर दिया और फिर दोबारा इनका नाम आ रहा है, तो जहाँ पे आइडियल कंडीशंस होती हैं फास्ट बॉलर्स के लिए, वहाँ पे आप ऐसे बॉलर्स को क्यों ड्रॉप कर देते हैं? मुझे ये बात नहीं समझ आती। देखिए, कुछ पिच कंडीशंस भी होती हैं और कुछ वेदर फैक्टर्स भी होते हैं। आपको पता होता है कि आप किस एरिया में खेलने जा रहे हैं, वहाँ किस तरह की वेदर फोरकास्ट चलती है, वहाँ आपका स्पिन अच्छा चलेगा या आपका फास्ट आपका अच्छा चलेगा। तो आई थिंक कि वो तो उन कंडीशंस के लिहाज से होता है। तो आई थिंक द कैप्टन एंड द कोच आर द बेस्ट जज। अच्छा, आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो कैंप चल रहा है निहाल, इसको किस तरह देखते हैं? 30 बच्चों का स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया और उन लड़कों पे बहुत मेहनत हो रही है और इस गर्मी में उन बच्चों पे बड़ी मेहनत की जा रही है। आप किस तरह देखते हैं कि ये जो 10 हफ्तों का कैंप है, इससे क्या फ़ायदा होगा इनकी फिटनेस पे, इनकी टेक्निक्स पे? क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं उसमें। देखिए, अगर उस कैंप के सारे मकासद पूरे किए जाते हैं जो हमें इस वक्त हमें वक्त की ज़रूरत तहत दरकार है, तो आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये हर दफ़ा कैंप लगता है। और अगर ये इसी तरह इस पे काम चले और इतनी मेहनत की जाए तो आई थिंक ये इसी कैंप के थ्रू यंगस्टर्स को थोड़ा वो नो हाउ मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है। आप यंगस्टर्स आपके सीनियर्स में से उसी कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा एक वो स्टेप होता है अगर ये वो सारे मकासद पूरे करे। अभी जिस तरह उमर अकमल की बात थी, वो भी उस कैंप में, उनका भी नाम है। तो अब जो यंगस्टर्स हैं, आई थिंक वो भी उनको जाके देखेंगे कि भाई ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से उमर अकमल से कोई नीचे वाले सीखेंगे और उमर अकमल को चाहिए वो अपने ऊपर वाले सीखें। निहाल, आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ। जी करें। ये कप्तानी चेंज हो रही है टेस्ट मैच की। लास्ट टेस्ट मैच सीरीज जो थी वो मिसबाह की कप्तानी में खेली गई, उसमें यूनुस भी थे। सरफराज को कप्तान बनाया गया टेस्ट मैच का, और उनकी कप्तानी में ये यंगस्टर्स जो हैं वो मिसबाह और उसकी रिप्लेसमेंट फिल करेंगे। आपको क्या लगता है, सरफराज जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में लेके चले यंगस्टर्स को, जिस तरह उन्होंने मौके दिए, जिस तरह उन्होंने उनको मौके दिए और कॉन्फिडेंस दिया, आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब जो टेस्ट मैच का कप्तानी देगी उसमें ये यंगस्टर्स को किस तरह समझाएंगे? क्या इनका किरदार होगा सरफराज का? देखिए, बिल्कुल सरफराज की कैप्टनसी पे तो हमें किसी किस्म का शक ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने हमारे लिए जो कुछ कर दिया वही काफ़ी है। तो आई थिंक इनको जो कैप्टनसी दी गई है ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हम ही इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट वी हैव फॉर मिसबाह इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी। तो हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो उसी तरह परफॉर्म करेंगे। और लड़कों का भी एक माइंडसेट बन चुका है सरफराज का, वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज उन्हें जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो सरफराज इज़ अ वेरी हम्बल मैन। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छी कंडीशंस हैं। चलिए जी नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया और छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद जब हम आएंगे तो आपकी मुलाकात एक हॉकी प्लेयर से करवाएंगे। वो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ हॉकी पे डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। आज हम हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने हॉकी को हमेशा बचपन से दिल से स्पोर्ट्स को पसंद किया और उस फील्ड में उन्होंने कदम रखा। मैं आपकी मुलाकात फ़ाइक आफ्ताब से कराऊंगा। फ़ाइक भाई, वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि फ़ाइक ने क्लास 3 में अपने क्लास 3 to 5 के दौरान एक शौक डेवलप हुआ हॉकी का,
और ये उस स्टेज में इन्होंने इतना इस कैरियर को परस्यू किया कि आखिर जाके इन्होंने आईसीबी कॉलेज से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हॉकी को और वहाँ कैप्टन भी बन गए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर इस शौक़ की क्या बुनियाद थी कि इतनी मेहनत और लगन के बाद आपने इस क्लास से शुरू किया और आपने नमल की तरफ से भी खेले, आपने ऑल पाकिस्तान एचईसी में भी रिप्रेजेंट किया, तो आखिर इसके पीछे एक वो जो मोटिवेशन होती है और शौक़ होता है उसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू टू इनवाइट मी ऑन योर शो। बस हॉकी ऐसे था कि बचपन से ही हम, क्योंकि बचपन में आपको पता है बच्चों को खेलने का शौक़ होता है, डिफरेंट गेम्स खेलते थे, कभी बाहर जाके क्रिकेट हम खेल रहे थे, कभी फुटबॉल खेला करते थे। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो हॉकी खेला करते थे, वो आके डिस्कस किया करते थे, क्योंकि उस टाइम किसी भी क्लब में आप छोटे बच्चे हो तो किसी क्लब में फ़ुटबॉल या क्रिकेट खेलने का जब आप नाम सुनो तो आप कहते हैं यार वो बच्चा क्लब में खेलता है। तो वो क्लब में खेलते थे तो वो आके डिस्कस करते थे हमारे क्लब का यूँ मैच हुआ, वहाँ से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो फिर इन 2000 की बात है, मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियाँ थी हमारी, तो मैं एक दफ़ा ग्राउंड की तरफ गया, सुबह हम वॉक करने जाता था मैं, तो वहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स खेल रहे थे। तो उनको जब मैंने कहा कि मैं खेल रहे थे, उन्होंने कहा ओ आप भी खेलो, उस तरह फिर वहाँ से उनके साथ खेलना स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा इस तरह शौक। अच्छा फाइक, आप बहरिया के करंटली स्टूडेंट हैं और बहरिया की तरफ से आपने जोन चैम्पियनशिप खेली जिसमें आपने 7 गोल्स आई गेस किए और उसमें शायद एक हैट्रिक भी थी। तो आप मुझे इसके बारे में बताएं, जहाँ हॉकी इतनी कम हो रही है इस मुल्क में, वहाँ पे ऐसे टूर्नामेंट्स का क्या फ़ायदा हो रहा है और आपने इससे क्या एक्सपीरियंस हासिल किया? टूर्नामेंट का तो फ़ायदा होता है। हॉकी जैसे आप कह रहे हैं, हॉकी वाकई ही बहुत कम हो रही है। बेसिक इशू ये है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों की हॉकी ख़त्म हो गई है। आज से पहले मुझे याद है जब हम थोड़े छोटे होते थे तो काफ़ी इवेंट्स हुआ करते थे, अब इवेंट्स नहीं हो रहे, पीएचएफ की तरफ से इवेंट्स नहीं हो रहे, इवेंट्स होते हैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, एसोसिएशंस इवेंट्स नहीं करवा रही। इससे पहले अगर देखा जाए तो इवेंट्स, या हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि हॉकी हम लोग वर्ल्ड चैम्पियन रहे, हॉकी हमारे इवेंट काफ़ी चलते रहे, वो क्या था, एक बेसिक उसकी वजह थी कि मीडिया प्रमोट करता था हॉकी को। कोई भी मैच होता था पाकिस्तान का तो मीडिया उसको दिखाया जाता था। आजकल आप देखा जाए तो आजकल मीडिया पे पाकिस्तान के मैचेस या इवन कोई भी हॉकी का मैच आ रहा हो तो वो नहीं दिखाया जाता, उसकी जगह आपको क्रिकेट प्रेफर किया जाता है। जिस वजह से मैं कहता हूँ एक बेसिक वजह ये है, क्योंकि जब एक बच्चा या कोई एक प्लेयर जब देखेगा कि क्रिकेट हो रही है तो वो ज़ाहिर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि यार इसमें फ़ेम है। जब तक वो देखेंगे नहीं किसी को खेलते हुए या पाकिस्तान के लिए दिल में उनका जज्बा पैदा नहीं होगा कि यार पाकिस्तान की टीम हॉकी भी खेल रही है, क्रिकेट के अलावा भी कोई गेम है, तब जाके हॉकी हमारी डेवलप होगी। हाँ, मैंने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट, स्कूल लाइफ में भी खेले हम, कॉलेज लाइफ में भी मैं हॉकी खेला और फिर यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट किया। अल्लाह का शुक्र है कि 4 साल इंटर डिपार्टमेंट के वहाँ पे हम चैम्पियन भी रहे थे और फिर बहरिया की तरफ से खेला और वहाँ पे 2 हैट्रिक मैं आपको बताता जाऊँ, फर्स्ट और फाइनल मैच में मेरी हैट्रिक थी। अच्छा, फाइनल में भी आपने थी। मीडिया का भी थोड़ा सा रहा किरदार हॉकी को प्रमोट ना करने में। वहाँ आप मुझे बताएं, इतने कम टूर्नामेंट साल में आपको मिलते हैं, क्या आप समझते हैं कि इन टूर्नामेंट्स में आपका कैरियर चल रहा है और आप समझते हैं कि आपके लिए बहुत हैं जो टूर्नामेंट्स आपको एक साल में मिल रहे हैं? टूर्नामेंट जितने हो रहे हैं, हमें एक साल में एक टूर्नामेंट मिलता है और मेरे ख़्याल में ये टूर्नामेंट बहुत कम है। अगर हमने पाकिस्तान की हॉकी को दोबारा रिवाइव करना है तो हमें एटलीस्ट हर मंथ एक टूर्नामेंट होना चाहिए प्लेयर्स के लिए, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि टूर्नामेंट्स नहीं हैं, इवेंट्स नहीं हो रहे, फ्रेंडली मैचेस भी नहीं इवन नहीं होते, या सीरीज़ खिलाई जाएं इनकी आपस में सूबों की या इनकी, जिस वजह से हॉकी रिवाइव हो। ये चीज़ें नहीं हो रही जिस वजह से हमारी हॉकी आजकल मुझे आप ये बताएं कि हर प्लेयर एक आप बड़े प्लेयर से ही सीखते हैं। जिस तरह हम क्रिकेट में सुनते हैं कि जी हमें सीखने का मौका मिला, हमने फलाने प्लेयर के साथ खेला। मैं रिसेंटली इंटरव्यू सुन रहा था, कुछ प्लेयर्स हमारे कह रहे थे कि जी हमें मिसबा और यूनिस से बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो आपके इस सब कैरियर में कि आप ज़बरदस्त इतना आपने खेला और हमारी दुआ है कि आगे भी आप खेलें, तो आपको कभी किसी से सीखने का मौका मिला हो या किसी ने आपको जो ज़्यादा ऊपर खेल रहे हैं नेशनल टीम है उन्होंने कभी आपको गाइड किया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें आप? जी बिल्कुल, मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे हमारे हॉकी टीचर्स का, राना रेहान और राना रिजवान, ये दोनों भाई हैं। ये भी इन्होंने पाकिस्तान की हॉकी के लिए बहुत कुछ किया है, इस्लामाबाद की हॉकी को ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों नेशनल प्लेयर्स हैं, ये हमारी टीम के कोचेज़ हैं और इनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है। हमें बेसिक से, यानी जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी 2000 में, मैंने इनके पास स्टार्ट की थी और आज 2017
अल्लाह का शुक्र है कि 16-17 साल हो गए हैं, मैं तब से इन्हीं के साथ खेल रहा हूँ, इनके क्लब्स में। ये लोग जहाँ जाते हैं, जिस टीम की तरफ से खेलते हैं, इन लोगों के हमेशा मैं साथ होता हूँ, तो इनसे मुझे सीखने को बहुत आपको कुछ क्या मिला लगता है कि ये जो आपने ग्रास रूट लेवल की बात की, आपने सूबों की सीरीज़ की बात की आपस में, कि आपको नहीं लगता कि पहले हमें कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे ये स्पोर्ट इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, बच्चों में इसका जज्बा लाना पड़ेगा, फिर हम सूबों की बात कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो यंग लेवल से आता है। बिल्कुल। इस बारे में आपके क्या क्या ख्याल आते हैं? इस बारे में मेरे यही ख्याल आते हैं कि बिल्कुल हमें स्कूल लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्कूल लेवल पे स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स के एडमिशन्स करने पड़ेंगे स्पोर्ट्स बेसिस पे, क्योंकि जब स्पोर्ट्स बेसिस पे बच्चों के एडमिशन होंगे, पेरेंट्स भी खुशी से पढ़ने को बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चों को पढ़ने को भेजते हैं, उनकी आपको पता है आजकल फ़ीसिस कितनी है। जब वो फ़ीसिस पे करेंगे और बच्चे पढ़ाई की बजाय जब स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, तो पेरेंट्स वहाँ पे कहते हैं कि बेटा पढ़ाई स्पोर्ट्स को छोड़ो और आप पढ़ाई पे तवज्जो दो। जब आपके स्पोर्ट्स बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जैसे पहले एडमिशन्स हुआ करते थे, वैसे एडमिशन्स होंगे। आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, या डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स होंगे, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, ये जब स्पोर्ट्स की बेसिस पे प्लेयर्स की इनटेक करेंगे, जॉब्स आएंगी स्पोर्ट्समैन्स की, तब जाके हमारी हॉकी या हमारा कोई भी इवेंट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, वो तब रिवाइव होगी अपने इसके लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आएंगे तो HEC और नेशनल चैम्पियनशिप के बारे में फाइक से पूछेंगे, इस खेल को ज़रा और आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो नैन्सी स्टोरी विद हसान एंड निहाल। हम आपकी अपनी गेस्ट से बात कर रहे थे। फाइक में वापस आपकी तरफ आता हूँ। कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारी हॉकी की फील्ड में, और मैं एक जो काफ़ी जाने जाते हैं, हसन सरदार, हु इज़ नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ड्रिबलिंग स्किल्स। इवन मैं यूरोपियन प्लेयर्स के मैं इंटरव्यूज़ देखता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हम उन ड्रिबलिंग स्किल्स को कभी मैच नहीं कर सके जो हसन सरदार राइट लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेल के वो कर लेते थे। तो आप उनके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं? हम लोग तो काफ़ी छोटे थे जिस टाइम जो उनका टेन्योर था, लेकिन हमने कुछ उनकी आर्काइव में से जो PTV पे मैचेस वगैरह चलते हैं वो हमने देखे हुए हैं, मैंने देखे हुए हैं। उसमें ये कि जो उनका प्लेइंग स्टाइल था ना, कि आजकल जैसे जिसको हम कहते हैं ना, जैसे सांप जाता है, वो इस तरह प्लेयर्स के दरमियान से डॉज करते हुए सबको निकल जाया करते थे, और माशाल्लाह उनकी इतनी स्पीड हुआ करती थी। अगर उस तरह के प्लेयर्स, उस तरह के सेंटर फॉरवर्ड उनके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नहीं आए। अगर उस तरह के प्लेयर्स दोबारा आएँ पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान के लिए नए लड़के मेहनत करें, तब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान दोबारा उसी तरह पुराने वक्तों की तरह अपनी कामयाबी की बुलंदियों को दोबारा छुए। फाइक, आप मुझे ये बताएं कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स और कुछ होते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे मोमेंट्स आते हैं, आप जीतते हैं, कुछ बहुत आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जाते हैं, तो कुछ प्रेशियस मोमेंट्स रिलेटेड टू हॉकी अगर आप अपने बता सकें? मैं बिल्कुल, मेरे एक पॉजिटिव पॉइंट है और कि जो मुझे कभी नहीं भूलता। कुछ इंजरीज़ हुई मुझे जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। कुछ ऐसे इवेंट हैं कि जहाँ पे मेरी वजह से मैच जीत सकते थे, वो मैच हम हार गए। हर प्लेयर की लाइफ में इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा है कि जो अभी तक मेरे माइंड से नहीं निकल सका। वो ये कि हमारा यहाँ पे इसी ईयर की बात है, मैं हूँ राइट हाफ पोजीशन का मैं प्लेयर हूँ, तो कुछ मैच प्लान की वजह से मुझे फॉरवर्ड खिलाया गया और हम 2-1 हार रहे थे इवेंट। लास्ट मिनट चल रहा था, लास्ट मिनट पे मुझे टॉप ऑफ डी बॉल मिली और वो मैंने फुल ट्राई की। जो ट्राई मेरी पोल के ऊपर लग के बाहर हो गई। बिल्कुल लास्ट क्रूशल टाइम चल रहा था, उस टाइम अगर वो गोल हो जाता तो हमारा वहाँ पे मैच बराबर हो जाता और मैच की सिचुएशन चेंज हो जाती। तो वो एक ऐसा मेरी लाइफ का वो है कि वो मुझे हर कुछ अरसे बाद याद आता है कि यार अगर वो गोल स्कोर मैं कर देता तो क्या पता हम, क्योंकि जिस टीम से हम हारे थे वो फिर उसी इवेंट की चैम्पियन भी बनी थी। अच्छा फाइक, आपने HEC चैम्पियनशिप भी खेली और नेशनल चैम्पियनशिप भी खेली, तो जाहिर सी बात है जब आपने अपना कैरियर शुरू किया होगा तो ऐसे टूर्नामेंट्स आपके ख्वाब में ज़रूर होंगे। मुझे आप बताएं कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, आपने इससे क्या सीखा? क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट से जाहिर बात है इंसान कुछ ना कुछ तो सीखता ही। तो इन बड़े टूर्नामेंट से आपने क्या सीखा और आप आज किस मुकाम पे खड़े?
देखें जी, जब भी आप कोई इवेंट बड़ा खेलते हैं तो बड़ा इवेंट खेलने से ही आपका एक्सपोजर बड़ा होता है और आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आती है। मैं 2008 में मैंने अपना फर्स्ट इवेंट खेला था, नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप लाहौर में हो रही थी, वहाँ पे मैं खेल के आया था। और बड़े इवेंट पे जब जाते हैं ना आप, तो पूरे पाकिस्तान से आपके सिलेक्टेड प्लेयर्स आए होते हैं, बेस्ट प्लेयर्स आए होते हैं। इवन के जब हम खेलने जाते हैं तो जो हमारे अपोनेंट टीम्स में होते हैं, स्पेशली पंजाब की साइड आती है, जैसे नेशनल बैंक की साइड होती है, आर्मी की साइड्स होती हैं, ये सारी साइड्स होती हैं जिनके अंदर पाकिस्तान कलर नेशनल प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, जिनके साथ जब आप खेलते हैं तो उनकी टेक्निक्स देख के, उनकी स्टिक वर्क देख के आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलता है, मौका मिलता है। और मैंने अपने सीनियर से, अपने बैच वालों से बहुत कुछ सीखा। अच्छा भाई, पाकिस्तान हॉकी के बारे में अगर हम वापस बात करें तो पाकिस्तान हॉकी हम और पाकिस्तान की हॉकी को इतना हम जीतते रहे हैं, हमने चैम्पियनशिप जीती है, एक ज़माने में हम नंबर 1 भी रहे हैं। तो हमारी ही पाकिस्तान ने, हमने चाइना को भी हॉकी सिखाई, उनको तो ख़ास आइडिया भी नहीं था, हमने इतनी उनके ऊपर भी मेहनत की। और अब ऐसा टाइम है कि हम चाइना से भी हार रहे हैं, हम मलेशिया से भी हार रहे हैं। ऐसी टीम से हम हार क्यों रहे हैं, इनके पीछे क्या वजूहत हैं? आप कह रहे थे नंबर 1 थे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी भी नंबर 1 है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। उसकी बेसिक इशू ये है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो अब अपनी प्रोफेशन के साथ, अपनी गेम के साथ सिंसियर नहीं रहे। मैं डिफरेंट कैंप्स देखता रहता हूँ जाके, इंटरनेशनल जो पाकिस्तान टीम के लगते हैं, वहाँ पे जब कोई उनका कोच उनको एक्टिविटी करवा रहा होता है तो वो एक अपने सर से उतारने वाला काम कर रहे होते हैं, एफर्ट नहीं कर रहे होते। और दूसरा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा ख़त्म हो गया। अब जितने नए प्लेयर्स आते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि बस हम किसी तरह पाकिस्तान टीम में आ जाएं, हम लोग टूर्स कर रहे हैं, हमारे नाम के साथ लग जाए कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है, इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। जब तक एक प्लेयर एक अना में नहीं रहेगा कि जी मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तब तक पाकिस्तान की टीम रिवाइव नहीं कर सकेगी। और अभी आजकल अगर हम प्लेयर्स को देखते हैं तो वो बस आते हैं, आके घूमे फिरे, आके एक्टिविटीज़ की, अपनी डाइट्स ठीक नहीं है। आजकल अगर आप देखा जाए तो ये लोग एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, बस इनका ये होता है कि हम लोग आके खेलें, थोड़ा बहुत नाम हो हमारा, हमें 10 बंदे जाने, और बस जब तक ये चीज़ ठीक नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान की हॉकी टीम बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा फ़ाइक, मेरा आपसे थोड़ी देर पहले हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे, और मैंने कुछ लोगों से भी सुना है कि आप एक बहुत बड़ी लीग कराने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, हॉकी की लीग, जिसमें आई थिंक मोर देन 20 टीम्स आप बुलाने का इनकाम रखते हैं। तो उस लीग के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ व्यू दे दें कि क्योंकि इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं जो पाकिस्तान में यूजुअली ऐसा स्टेप नहीं लिया जाता, और इसके लिए ज़ाहिर आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। एपेक्स हॉकी क्लब अपने एक लीग करवाने जा रही है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हॉकी लीग के नाम से। ज़्यादा डिटेल इसकी मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड और सरप्राइज़ है कुछ लोगों के लिए। उसका ऐसे है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स लेके आ सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को खेलने के मौके मिलें। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया इवेंट्स नहीं होते, जब तक इवेंट्स नहीं होंगे प्लेयर नहीं बेहतर होंगे। एक वो एग्जांपल होती है कि हीरा तभी ज़्यादा चमकता है जब उसको तराशा जाए। तो जब प्लेयर्स जितना खेलेंगे प्लेयर्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो उसके लिए हमने इस्लामाबाद, एक मैं आपको चीज़ मेंशन करना चाहूँ कि जब इस्लामाबाद की टीम अगर खेलने जाती है ना नेशनल चैम्पियनशिप, तो इस्लामाबाद में उतनी ज़्यादा खेलने के मौके नहीं मिलते, तो बच्चे उतना खेलते नहीं हैं। तो जब वो उनका किसी भी टीम के साथ मैच हो जाता है ना, तो वो कहते हैं कि यार ये इस्लामाबाद की टीम है, ये तो हल्की होगी, इससे हम जीत जाएंगे। काफ़ी दफ़ा हमने टीम्स को टफ़ टाइम भी दिया है दूसरे जो हैं डिपार्टमेंट्स की या उनकी, लेकिन हम लोग उनके तक नहीं पहुंच सकते। मेन वजह ये है कि उन लोगों की प्रैक्टिस होती है, वो लोग पूरा साल प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो बच्चे होते हैं अपने। इवन अगर उन लोगों की टीम्स नहीं करेंगी तो कुछ जो फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब की टीम में आते हैं, वो इंडिविजुअल बच्चे मेहनत करते हैं जिस वजह से वो टीम में आते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल मेहनत करने का ट्रेंड नहीं है, इस्लामाबाद में इवेंट्स होते नहीं हैं कि जिस वजह से बच्चे पॉलिश हो। लीग हम इसलिए करवा रहे हैं कि जब लीग होगी तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा, बच्चे पॉलिश होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैचेस मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा मैचेस मिलेंगे उतने लड़के इंप्रूव होंगे, और हम जो कर रहे हैं इस्लामाबाद की हॉकी के लिए कर रहे हैं। अच्छा फ़ाइक, एक एज अ प्लेयर तो एक ऑल इन ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। आपने एज अ कोच भी सर्व किया, इस्लामाबाद वुमेन हॉकी टीम का आप कोच भी रहे, वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि एज अ प्लेयर तो एक ऑल इन ऑल डिफरेंट है, और एज अ कोच आपने क्या पाया, कितना टैलेंट था लड़कियों में, और आपको क्या लगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ थी एज अ कोच?
एज अ कोच मेरा वीमेंस की टीम से पहले भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपने ही कॉलेज आईसीबी के टीम को कोच किया, मैंने अपनी नमल की टीम को कोच किया और काफ़ी एक्सपीरियंस रहा मेरा कोचिंग का ये है कि जब हम फॉर एग्जांपल जब मैं टीम्स में खेलता रहा हूँ, जिन टीम्स में खेलता रहा हूँ, ज़्यादातर टीम्स हम ऐसे बनाते थे कि आपको पता है हॉकी इतनी होती तो है नहीं, तो हम बच्चों को, मैंने अपनी जब स्कूल में टीम्स बनाई अपने दोस्तों को कहा यार आओ हॉकी खेलने चले। काफ़ी फुटबॉल के थे और कुछ क्रिकेट के थे, उन लोगों को आगे, क्योंकि हमारा होता था कि एटलीस्ट हम पार्टिसिपेट करें। 8, 9, 10th की जब हमारी टीम थी उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हमने 3 पोजीशंस ली। जो हमारी जो कॉलेज में जब मैं खेलता रहा हूँ 2 साल, वहाँ पे भी मैंने अपने इसी तरह दोस्तों को उठाया, वहाँ से हमने किया और वहाँ पे भी हम लोग रनर अप आते रहे। इस्लामाबाद और फेडरल बोर्ड से एफिलिएटेड जितने भी टीम कॉलेजेस और टीम्स थी वहाँ से आती थी, वहाँ पे भी हम रनर अप आते रहे और हमारे लड़के जाके हम लोगों ने फेडरल बोर्ड को भी रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा जब मैं नमल में आया तो नमल में भी हमने इसी तरह, मैंने अपने दोस्तों वगैरह से टीम बनाई और उनके भी हम वहाँ पे भी मैं कोचिंग करता रहा। कोचिंग का जो एक है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हॉकी जब हम खेलते हैं ना, तो क्योंकि मैं ख़ुद भी खेलता हूँ तो मैं बहुत गलतियाँ करते थे। बाहर हमें कोचेस कहते थे, हम कहते थे यार ऐसे कह रहे हैं, हमें ग्राउंड में हमें पता है। लेकिन जब आप कोच की सीट पे आते हो तो एक ज़िम्मेदारी होती है। जब मैं वीमेंस टीम का कोच अपॉइंट हुआ और मैंने वीमेंस टीम को कोच किया तो पहले तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैच का डे था, मैच प्लान करना और पूरा प्रॉपर करना कि कौन प्लेयर किधर खेलेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा फर्स्ट इवन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। हमारी तमाम सूबों की नेशनल गेम्स हो रही थी, दरकायद-ए-आज़म नेशनल गेम्स इस्लामाबाद में। इसमें तमाम सूबों की टीम्स आई थी, जिसमें इस्लामाबाद ने सिल्वर मेडल हासिल किया, रनर अप रहे थे, पंजाब से हारे थे ये फाइनल में। तो कोचिंग एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और कोचिंग में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली कोच ये है कि वो जाने प्लेयर को कि कौन, और एक प्लेयर को एक ख़ास टाइम पे उसकी एक पीक पोजीशन तक पहुंचा दे, क्योंकि कोच ने ही परफॉर्मेंस लेनी होती है। अगर आपका मैच प्लान, आपकी कोचिंग अगर प्रॉपर नहीं है, मैच प्लान प्रॉपर नहीं है, तो जितनी मर्ज़ी आप ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ जाए, अगर उनका मैच प्लान प्रॉपर नहीं होगा कोई, और वो पाकिस्तान की टीम से भी खेल रहे होंगे, तो पाकिस्तान की टीम भी उन्हें पकड़ सकती है। हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ है, थैंक यू सो मच, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और कामयाबी दे। नाज़रीन, यहाँ पे शो का वक्त ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। मैं और निहाल इसी तरह आपको खेलों की खबरों से आगाह करते रहेंगे। और नाज़रीन, मैं सॉरी सन आपको काट रहा हूँ, हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है और आज के शो का बेसिकली मकसद, हमने फ़ाइक भाई को हमने यहाँ बुलाया, वो बेसिकली किसी पे तनकीद करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि शो का मकसद है कि हम वो जो टैलेंट हैं हम उनको प्रमोट करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हॉकी को जानता नहीं है। फ़ाइक भाई से मैं थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिशें रायगान ही जाएंगी। आज के लिए हमें दी इजाज़त। फ़ाइक भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़।